Yes, hello everyone, Hitesh here, and today we're gonna talk about the movie called वाथी। हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आई इस मूवी को सर कहकर भी बुला सकते हैं। एक ऐसी कहानी जो कि विद्या के नाम पर चल रहे बिजनेस के ऊपर एक तमाचा है, जो आज की तारीख के समाज की एक कड़वी सच्चाई है। इस कहानी में सच ही कहा गया है कि लोग पढ़ाई और विद्या को शिक्षा के नजरिए से नहीं बल्कि एक धंधे के तरीके से देखते हैं। जिन रुपयों में कभी इंजीनियरिंग कॉलेज की फीसेस भरी जाती थी, आज उनसे UKG और HKG की फीसेस भरना भी मुश्किल है। और ये वीडियो मैं आज व्यूज के लिए नहीं बना रहा, ये वीडियो बना रहा हूँ आज उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि उस परिवार से आते हैं जहाँ पर हर कमाया हुआ एक रुपया भी न जाने कितनी मेहनत से कमाया जाता है। और मुझे कोई शर्म नहीं आज ये बताते हुए कि मैं खुद भी गवर्नमेंट कॉलेज से आया हूँ। मैंने अपनी स्टडीज भी गवर्नमेंट कॉलेज के एक साल के सिर्फ 1046 रुपए भरकर अपने एग्जामिनेशंस को दिए हैं, जो कि आज UKG और HKG के सचमुच 20 से 25 हजार रुपए महीने की फीसेज हैं। ये कहानी है उन सभी डेडिकेटेड स्टूडेंट्स की जिसने पढ़ाई करके ना ही सिर्फ अपने माँ बाप का नाम रोशन किया बल्कि अपनी कड़ी मेहनत से अच्छे मार्क्स के साथ डिस्टिंक्शन में पास भी हुए। यूजुअली हर कहानी को मैं कंपेयर करता हूँ उसके CGI, VFX और ग्राफिक्स से, मगर इस कहानी में जो है वो उन कहानियों में का जिसे कहा जाता है इमोशन और एजुकेशन। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस शानदार कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जहां पर हम प्रेजेंट टाइम को देख पाते हैं जब बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में भेड़ बकरियों की तरफ बच्चे बस सिर्फ महंगे महंगे कोचिंग सेंटर्स में, महंगे महंगे कॉलेजेस में फीस के नाम पर डोनेशन देकर पहुंचते हैं। ना ही टीचर को पढ़ाने में इंटरेस्ट है और ना ही बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट है। कोई मोबाइल में गेम खेल रहा है तो कोई किताब के अंदर ड्राइंग बना रहा है, और जो इंसान पढ़ना चाहता है उसकी तरफ तो टीचर का ध्यान भी नहीं है और कहा जाता है कि बस सिर्फ अपना होमवर्क पूरा करके ले आना। मिडिल क्लास फैमिली का लड़का जिसके पिताजी ने अपनी खानदानी पुश्तैनी जमीनों को बेचकर उसकी कॉलेज की फीस भरी और चाहता था कि उसका बेटा अच्छे नंबर से पास हो जाए, मगर उन्हें क्या पता था कि आज पढ़ाई के नाम पर उनकी आंखों में सिर्फ धूल झोंकी जा रही है। उसके पिता कहते हैं कि तेरे दादाजी की दुकान, जो कि गाँव की सबसे पहली वीडियो प्रोडक्शन की शॉप थी, आज उसे बेचने का वक्त आ चुका है। जब वेंकट अपने फ्रेंड्स के साथ उस दुकान को खाली करने के लिए पहुंचता है तो उससे कुछ ब्लू फिल्मों की सीडियां मिलती है। उसके फ्रेंड्स तो देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि क्या बात है, तेरे दादा तो बड़े रंगीन मिजाज थे। लेकिन दुकान की सफाई में उन्हें एक और संदूक मिलता है जिसके अंदर कुछ पुरानी कैसेट्स पड़ी थी जिनके ऊपर लिखा था MSET। इन बच्चों को लगता है कि इन CDs के अंदर जरूर कुछ खास मसालेदार माल मिलेगा, लेकिन जब उन्हें चलाकर देखा जाता है तो एक प्रोफेसर अपनी क्लास ले रहे थे। वेंकट को आज उसकी क्लास में उसके सर ने जो इक्वेशन दी थी वही सेम चीजें वो सर उस बोर्ड पर पढ़ा रहे थे और उन्होंने उसे काफी अच्छे तरीके से समझाया। तो वेंकट ने सोचा कि अगर डायरेक्ट जाकर इन सर के पास पढ़ाई करी जाए तो एग्जाम से पहले हम अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं और हमारे घर के जो पुश्तैनी जायदाद यानी कि जो दुकान थी वो भी बेचनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वेंकट जानता था कि इन इंजीनियरिंग कॉलेज और कोचिंग से जो कि बस पैसे लेकर इनकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, बड़ी कंपनीज में जॉब लगना तो दूर की बात है, ठीक से पास हो जाए उसकी भी गनीमत है। उस कैसेट पर एक नाम लिखा था SA मूर्ति और लोकेशन थी सिरीपुरम। जब ये तीनों वहां पहुंचते हैं और SA मूर्ति को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो वहां के लोग बताते हैं कि वो तो अब एक कलेक्टर बन चुका है। अब ये तीनों सोचते हैं कि क्या कलेक्टर हमें ट्यूशंस देंगे, क्योंकि वो तो बहुत ही बड़े आदमी हैं। लेकिन एक बार मिलने में क्या जाता है और जैसे ये कलेक्टर के ऑफिस पहुंचते हैं तो जो शख्स इन्हें उस VCR की पुरानी कैसेट में दिखाता ये तो कोई और ही था। लेकिन कलेक्टर जी बताते हैं कि तुम बिल्कुल सही शख्स के पास आए हो, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। जिस पर वेंकट बताता है कि सर, मेरे दादा की दुकान को जब हम साफ कर रहे थे तभी हमें उसमें से कुछ कैसेट्स मिली जिन पर MSET लिखा था। ये तो हमारे आगे आने वाले एग्जाम्स की टर्म है, लेकिन जिन्हें हमने देखा था वो तो आप नहीं है। जहां से कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें दिखाया जाता है वक्त 1998 का, जहां त्रिपाठी ने अपनी कॉरपोरेशन बना ली थी और विद्या को व्यापार बना दिया था। यहाँ तक कि टीचर्स भी गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट कॉलेजेस में न पढ़ाकर प्राइवेट में जाना प्रेफर करते थे, क्योंकि वहां पर सैलरी ज्यादा हुआ करती थी। त्रिपाठी कॉरपोरेशन का सिर्फ एक ही मोटो था, 0 रुपीज इट मींस 0 एजुकेशन। अगर ज्यादा एजुकेशन चाहिए तो ज्यादा फीस भरो। लेकिन बेचारे गरीब लोग आखिर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा कहां से लाते, इसलिए उन सभी ने धरना दे दिया। अब तो इस पर गवर्नमेंट को भी कड़े कदम उठाने पड़े। बात आ चुकी थी त्रिपाठी कॉरपोरेशन की सीट पर,
जहाँ पर त्रिपाठी अपनी सीट को बचाने के लिए गवर्नमेंट स्कूल में अपने ही कुछ टीचर्स को भेजने के बारे में कहता है। तो यहाँ पर सारे के सारे टीचर्स मिलकर उस पर गुस्सा करते हैं कि जब हमें यहाँ प्राइवेट सेक्टर में अच्छी स्कूल, शहर के अंदर अच्छा घूमना फिरना और सारी फैसिलिटीज मिल रही है, तो आखिर हम गाँव में जाकर कम सैलरी पर काम क्यों करेंगे। तो त्रिपाठी कहता है कि आप जैसे बेस्ट टीचर्स को वहां पर जाने की कोई जरूरत नहीं, वहां पर मैं भेजूंगा जूनियर लेक्चरर्स को। अब यहाँ पर एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ। पुराने टाइम में 11th 12 को जूनियर कॉलेज कहा जाता था। हालांकि प्रेजेंट टाइम में 11th और 12th कर लेने के बाद में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और ग्रेजुएशन आती है और कॉलेज के टीचर्स को ही लेक्चरर्स कहा जाता था। लेकिन इस वक्त 11th 12th के टीचर्स को भी यहाँ पर जूनियर लेक्चरर्स कहा जाता था। और यही एंट्री होती है इस कहानी के लीड कैरेक्टर नन अदर देन धनुष की। जिस जूनियर कॉलेज में धनुष यानी कि बाल गंगाधर तिलक उर्फ बालू सर पढ़ाया करते थे, उनके बच्चों ने दूसरे कॉलेज के साथ क्रिकेट की शर्त लगा ली थी और उसमें हार जाने पर दूसरी टीम इनसे 1000 रुपए मांगती है। हालांकि बालू सर नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे किसी और स्कूल के बच्चों से भिड़े, इसलिए वो जाकर सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज करते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि दूसरी स्कूल के बच्चों ने पैसे लेने से पहले इनके साथ मारपीट भी करी थी, तो वो चीज उनसे सहन नहीं होती। और फिर आता है इस मूवी का एक वन ऑफ द आइकॉनिक फाइट सीन, जहां पर अकेला बाल गंगाधर तिलक उन सभी दूसरी कॉलेज के लड़कों की धुलाई पिटाई कर देते हैं। वहीं सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और हम यहाँ पर त्रिपाठी कॉर्पोरेशन के लीडर त्रिपाठी को देख पाते हैं, जो कि इस वक्त जूनियर लेक्चरर्स की एक मीटिंग रखता है और बताता है कि गवर्नमेंट चाहती है कि अब हम प्राइवेट सेक्टर की जगह गवर्नमेंट सेक्टर्स पर भी अपना ध्यान दें, क्योंकि हमें देश का तो विकास करना ही है। हालांकि ये सब खोखली बातें थी, ये सब कुछ उसका एक दोगलापन था। त्रिपाठी का कहना था कि अगर आप लोगों ने दिल लगाकर हर एक बच्चे को पढ़ाया और अगर उन बच्चों के एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ गए तो आपको जूनियर लेक्चरर से सीनियर लेक्चरर जल्द ही बना दिया जाएगा। मगर ऐसा होने वाला कहाँ था। त्रिपाठी इस बात को जानता था कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हमेशा से नशेबाजियां किया करते थे, कभी भी पढ़ाई नहीं करते थे और एग्जाम में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। अगर एक दो कॉलेज में कुछ लेक्चरर्स को भेज भी दिया जाएगा तो कौन सा ये बच्चे पढ़ लिख कर झंडा उखाड़ देंगे। आज बालू के लिए बहुत बड़ा दिन था, इसलिए वो अपने सर के पास जाकर उन्हें खुशखबरी देता है कि सर, त्रिपाठी जी ने मुझे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है। खैर आपका क्या है, आप तो वैसे भी रिटायर हो चुके हैं और अब ऊटी में अपनी 3 एकड़ की जमीन के साथ कुछ अच्छा कारोबार ही खोलेंगे। जिस पर अंसारी जी कहते हैं कि ऐसा मत सोच, अगर तुझे चाहिए तो मैं तुझे जमीन दे दूंगा, लेकिन उसके लिए तुझे बच्चों को फ्री में पढ़ाना होगा। वेल, ये तो इनके बीच मजाक था। वहीं हम बालू के फादर को देख पाते हैं, जो कि एक टैक्सी ड्राइवर थे और आज वो अपने बेटे को सर कहते हैं। तो बालू कहता है कि पापा, आप मुझे सर क्यों कह रहे हैं। जिस पर वो कहते हैं कि बेटा, मैं एक ड्राइवर हूँ, मैंने जिंदगी में अपनी गाड़ी में बैठने वाले हर इंसान को सर कहा है। ना ही कभी जात पात देखी और ना ही कभी ऊंच नीच देखी और ना ही कभी ये देखा कि वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़। पर मेरे सामने जो आज उन बच्चों को पढ़ाने के लिए जा रहा है जिनके पास कोई बड़ी गाड़ी, बंगला, सोना चांदी नहीं है, उनसे तेरा कुछ भला तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी तूने विद्या को चुना तो मेरे लिए तो तू ही सर हुआ। सच में मुझे लाइन बड़ी अच्छी लगी। वेल, कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, सिरीपुरम जाने वाली बस में 2 और लेक्चरर्स भी थे, फिजिक्स और केमिस्ट्री। वहीं बालू सर का सब्जेक्ट था मैथमेटिक्स। एक छोटा सा गांव था, वहीं एक छोटी सी गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज थी और वहीं उनके रहने के लिए कुछ गवर्नमेंट क्वार्टर्स भी थे। हालांकि यहाँ पर रूम के लिए उनके बीच में काफी झगड़ा भी होता है, लेकिन बालू सर ठहरे मैथमेटिशियन, तो उन दोनों को इस सवालों की गुत्थी में उलझाकर मेन बेडरूम खुद हड़प लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और यहाँ पर उनका स्वागत करने के लिए उस गांव के सरपंच पप्पा राव भी आते हैं और बताते हैं कि आपने इस गांव में आकर इस गांव की तो रौनक ही बढ़ा दी। यहाँ का हर बच्चा अच्छी शिक्षा लेकर एक बड़ा अधिकारी बनेगा। वहीं बालू की मुलाकात कहानी की लीड एक्ट्रेस मीनाक्षी से भी होती है, जो कि इस जूनियर कॉलेज की बायोलॉजी टीचर थी। उन्हें देख लेने के बाद तो बाकी के 2 लेक्चरर भी उनके पीछे लट्टू हो चुके थे, जो कि हर वक्त कभी उन्हें फूल, कभी लव लेटर, तो न जाने कभी क्या क्या भेजा करते थे। मगर धीरे धीरे बालू को समझ में आ चुका था कि उस दिन जितने भी बच्चे आए थे वो सरपंच के कहने पर एक वक्त के खाने के लालच में आए थे। गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में कोई भी अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता, क्योंकि आधे लोग जिनके पास पैसा नहीं है और दिन भर की दिहाड़ी कर कर अपना पेट पालते हैं, तो अगर कॉलेज चले गए तो काम कौन करेगा और काम नहीं करेंगे तो पैसा कैसे आएगा। वहीं आधे लोग जिनके पास अच्छा खासा पैसा था वो सभी अपने बच्चों को प्राइवेट कॉलेज में ही डलवाते थे। ऐसा करते करते काफी दिन बीत जाते हैं, लेकिन बालू सर जो कि यहाँ पर पढ़ाने आए थे, तो वो हर बच्चे के घर जाकर उनसे पूछते हैं कि आखिर दिक्कत क्या है। तो माता पिता बताते हैं, हमें कौन सा अपने बच्चे को अमेरिका भिजवाना है, हम तो बस यहाँ की दिन भर की रोटी कमाकर अपना पेट पाल लेते हैं मालिक। बालू समझ चुका था कि इससे दाल नहीं गलेगी, इसलिए वो जाकर सरपंच से मिलता है और उन्हें कहता है कि प्लीज एक बार आप उन सभी गांव के बच्चों को
उनके माता पिता के साथ कॉलेज में बुलवाइए। उनके कहने पर गांव के सभी लोग आ तो जाते हैं, लेकिन उनका एक ही सवाल था कि बालू सर आखिर ये बच्चे पढ़ लिख कर करेंगे क्या, रहना तो इन्हें इसी गांव में ही है। वो देखो शर्मा जी पुलिस वाले कौन से पढ़े लिखे हैं, लेकिन आज भी महीने का 4,000 कमा रहे हैं। और वो देखो बल्लू भैंस वाला महीने के 5,000 कमाता है, उसने कौन सी पढ़ाई कर ली। जिस पर बालू सर उन्हें कहानी सुनाते हैं कि एक बार एक गांव में एक मछुआरे की फैमिली थी। उनके घर में 5 बच्चे थे। कैसे तैसे दिन कटते थे। माँ अपना पेट काट काट कर बच्चों का पेट भरती थी। ना ही घर में रोशनी हुआ करती थी और ना ही राशन हुआ करता था। अपनी माँ के इस दुख दर्द को देखते हुए छोटा बच्चा जो कि अपने आप का ध्यान पढ़ाई में लगाकर एक अच्छा बड़ा इंसान बनना चाहता था, उसने अपनी जी जान मेहनत और लगन लगाकर इतनी पढ़ाई करी कि आज इंडिया में इसरो का एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है और उसे मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। क्या आप जानते हैं कि उसका नाम क्या है? किसी को भी उनका नाम नहीं पता था, जहां पर बालू सर बताते हैं कि उनका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। और इसी के साथ बताता चलूं, मेरी जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग इनका पूरा नाम है अब्दुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम आजाद। अगर सही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता दीजिएगा। कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, इस कहानी का इन सभी पर इतना बढ़िया इम्पैक्ट पड़ा कि अगले दिन से उन सभी माता पिताओं ने अपने बच्चों को जूनियर कॉलेज में भेजना स्टार्ट कर दिया। और देखते ही देखते हर बच्चे के चेहरे पर रंगत आ चुकी थी। हर कोई पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनना चाहता था। और अब तो उन सभी बच्चों ने उस कॉलेज को भी रंग बिरंगा करके बहुत ही सुंदर बना दिया था। एक दिन रास्ते में जाते वक्त बालू सर को एक लड़का दिखाई पड़ता है जो कि कम उम्र का होते हुए भी शराब और जुए की लत में पड़ चुका था। रीजन पूछने पर पता चलता है कि उसका नाम सत्यनारायण है और उसके माता पिता काफी वक्त पहले ही चल बसे थे। ना ही उसका दुनिया में कोई था और ना ही अब उसे अपनी दुनिया में किसी को लाना था। वो बस दिन की दिहाड़ी कमाता और उसे नशे में खत्म कर देता। बालू सर उसे पढ़ाने की कोशिश करते हैं मगर उसका पढ़ाई में कोई रुझान नहीं था, इसलिए वो उसे उल्टा कहते हैं कि चल ठीक है, मैं तुझे 20 रुपए भी दिन के दूंगा और उसके साथ पढ़ाई भी मुफ्त में दूंगा, अब तो आएगा। मगर गांव के लोग अब भी राजी नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त छोटी जात बड़ी जात का टंटा अभी भी चल रहा था। जिस पर बाल गंगाधर तिलक जी कहते हैं कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले बड़ी जात वाले यहीं बैठो। वो उन्हें स्पीड का लेक्चर देते हैं, जिसके बाद पूरी क्लास को बाहर भेज देते हैं और नीची जात को बुलाकर उसे वेलोसिटी का लेक्चर देते हैं। सभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर हमें आधा आधा ज्ञान क्यों दिया गया। जिस पर बालू सर कहते हैं कि आज तुम लोग सामने वाले को छोटी जात का बोलकर सिर्फ अपना हक पाने के लिए तैयार हो। कल को मान लो कि तुम बड़े होकर ग्रेजुएशन के लिए अच्छे कॉलेज में गए, वहां की महंगी फीसेस भरी और तुम्हारे पास अगर कोई नीची जात का बैठे तो तब क्या करोगे? और बाय चांस मान लो वहां से पढ़ लिख कर अच्छी जॉब करने के लिए चले गए, वहां तुम्हारा बॉस अगर नीची जात का हो तो क्या तुम उसे मना कर दोगे कि मैं तुम्हारे नीचे जॉब नहीं करूंगा? ये सुनकर हर एक की आंखें नम थी। और अभी जो टीमें 2 अलग अलग ग्रुप्स में बटी हुई थी, यानी कि नीची जात और ऊंची जात, ये सब कुछ अपना भेदभाव बुलाकर साथ मिलकर, जिसने स्पीड का लेक्चर सुना था और जिसने वेलोसिटी का लेक्चर सुना था, ये सभी आपस में मिलकर एक दूसरे की हेल्प करते हैं और अगले दिन से साथ पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। और अब तो मीनाक्षी का रुझान भी बालू सर के ऊपर आ चुका था। उन्हें किसी काम से 1 महीने के लिए काशी जाना पड़ता है, इसलिए बाकी की कॉलेज को बालू सर और उनकी बाकी की टीम संभालती है। और एक वक्त आता है जब एग्जाम में सभी बच्चे फर्स्ट क्लास पास होते हैं। छोटे से गांव में सारे बच्चों का इतने अच्छे नंबर से पास हो जाना एक बहुत बड़ी बात थी, जिस पर खुद त्रिपाठी उस कॉलेज में आता है। बालू उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि सर, मैं तो आपके ही दिए गए नक्शे कदमों पर चल रहा हूँ, अब तो आप जल्दी मुझे जूनियर लेक्चरर से सीनियर लेक्चरर बना देंगे ना? जिस पर त्रिपाठी का कहना था कि तुम नीची जात वालों, तुम्हारी औकात ही क्या है? अगर इस गांव में कुछ बच्चों के अच्छे नंबर आ गए तो तुम क्या सोचते हो कि हम बड़े लोगों का मुकाबला कर लोगे? तुम्हारी जिंदगी में बड़े होकर हम ऊंचे लोगों का सिर्फ घर साफ करना, झूठे बर्तन मांजना और गाड़ी चलाना ही लिखा है। अगर तुम लोग ये काम नहीं करोगे तो कौन करेगा? जिस पर बालू कहता है कि सर, मेरे पिताजी भी एक ड्राइवर ही हैं। अगर मैं उनका बेटा होकर इस छोटे से कॉलेज में इन गरीब बच्चों को पढ़ाकर जो आप 75% लाए हैं उसके मुकाबले 100% रिजल्ट ला सकता हूं, जो आपके महंगे कॉलेजेस मोटी सैलरी वाले लेक्चरर्स भी नहीं कर सकते, तो उसमें मेरी गलती नहीं, आपकी गलती है। क्योंकि आपने तो पढ़ाई को कभी पढ़ाई के तरीके से लिया ही नहीं, सिर्फ हमेशा उसमें पैसा कहां से निकाला जा सके और कितना निकाला जा सके, सिर्फ इसके बारे में सोचा। त्रिपाठी डर चुका था और वो उसे कहता है कि ठीक है, काम कर, तू मेरे साथ काम क्यों नहीं करता? तुझे बंगला, गाड़ी, दौलत, शौहरत, इसी के साथ आउट ऑफ इंडिया में एक बड़ी जॉब, तुझे सब कुछ मैं ला कर दूंगा, आजा मेरे साथ आजा। लेकिन बालू के दिल पर ठेस लग चुकी थी और उसने त्रिपाठी को चैलेंज किया कि इस साल होने वाले एमसेट में मेरा हर एक बच्चा उसे फर्स्ट क्लास पास करेगा। त्रिपाठी इस बात को जानता था कि बालू ने जो उसे चैलेंज दिया है वो उसे पूरा करके ही दम लेगा, इसलिए वो उल्टे पैतरे आजमाना चालू कर देता है। वो गांव के
सरपंच से मिलकर उसी के खिलाफ साजिशें करता है और उसे कॉलेज से निकलवा देता है। मगर मजबूत इरादों वाला बालू अपनी हिम्मत कहां हारने वाला था। वो एक खेत में ही छोटी झोंपड़ी बनाकर बच्चों को वहां पर पढ़ाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इन शिक्षा के चोरों को वहां कहां तसल्ली मिलने वाली थी, इसलिए उन्होंने वहां पर भी गुंडे भिजवा कर उसकी झोंपड़ी को तोड़ दिया, मटकी को फोड़ दिया, पूरा छज्जा गिरा दिया और यहाँ तक कि ब्लैक बोर्ड, जिसे कि हिंदी में शामपट भी कहा जाता है, उसके भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। और तो और पुलिस वहां पर भिजवा दी और उल्टा बालू पर ही इल्जाम लगा दिया कि वो तो इल्लीगली एक गरीब आदमी का खेत हथिया लिया। बच्चों की आंखों के सामने उनके सर को पुलिस पकड़ कर ले जा रही थी, जिसके बाद स्टेशन में उनकी बहुत बुरी धुलाई होती है। कोई भी बच्चा इस बात से खुश नहीं था, इसलिए हर कोई स्टेशन जाकर पुलिस वालों से भिड़ जाता है। इसीलिए वो पुलिस वाला गांव के सरपंच पप्पा राव को कॉल करके बोलता है कि आपकी बेटी भी इन बच्चों में शामिल है, अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। जिस पर पप्पा राव कहते हैं कि इसका पुलिस स्टेशन में रखकर इसे महान बनाने का हमारा कोई इरादा नहीं, इससे बेहतर यही होगा कि हम इसे गाँव निकाला दे दें, जहाँ बालू का बोरिया बिस्तर उसके घर से निकाल दिया जाता है और उसे गाँव से निकल जाने का आदेश दिया जाता है। उसे इतनी बुरी तरीके से मारा गया कि ना तो उससे ठीक से चला जा रहा था और ना ही अपना सामान पैक किया जा रहा था। इनफैक्ट गांव की धूप में तपती रेत इतनी गर्म थी कि चलते चलते बालू सर के पैर भी गर्म हो चुके थे। दूर खड़ा सत्तू, जो कि एक हैंडीकैप था, उससे सब कुछ देखा नहीं गया। हालांकि गांव के सरपंच का यह आदेश था कि कोई भी बालू की मदद नहीं करेगा, लेकिन सत्तू का तो वैसे भी इस दुनिया में कौन ही था, इसलिए वो उनकी मदद करने से पीछे नहीं हटता। और यहाँ लिटरली इस मूवी का वन ऑफ द बेस्ट सीन आता है, जहां पर अकेला सत्तू पास ही मौजूद हैंडपंप से पानी भर भर कर उस जमीन की मिट्टी को गीला कर देता है जिस पर बालू सर के पैर जल रहे थे। इस सीन ने तो सचमुच मेरी भी आंखें नम कर दी। और अब होना क्या था, गांव के सभी बच्चे बालू सर की मदद के लिए आगे आ जाते हैं। कोई उनका सामान पैक करता है तो कोई उनके लिए चप्पल बनाकर लेकर आता है और भीगते बारिश में सभी उन्हें बस स्टैंड तक छोड़कर आते हैं। वहीं 1 महीने बाद जब मीनाक्षी गांव में वापस आती है तो उसे बालू सर के बारे में पता चलता है, इसलिए वो बिना वक्त गवाए सीधा उनके घर उनसे मिलने के लिए पहुंच जाती है। और वैसे भी उनके गांव में ना ही कोई पढ़ने आने वाला था और ना ही अब गवर्नमेंट कॉलेज बचा था, क्योंकि त्रिपाठी ने उन सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस को प्राइवेट कॉलेज में बदलने के आदेश पारित करवा दिए थे। इन दोनों के ही हाथ में कुछ था नहीं, इसलिए वहीं पर छोटी सी ट्यूशन चलाकर बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। मगर एक दिन जब गांव में शादी होती है तो बालू एक वीडियो कैमरा को देखता है और सोचता है कि अगर प्रोजेक्टर पर बच्चों को पढ़ाया जाए तो कैसा रहेगा। और इसी सोच ने पूरे की पूरे एजुकेशन सिस्टम को ही बदल दिया। जिस गांव में उनका आना जाना मना था, इसलिए उन्होंने VCR के थ्रू बच्चों को एक थिएटर में पढ़ाना स्टार्ट किया। इनकी क्लास में टोटल 45 बच्चे थे, जिन्हें 6 से 9 यानी कि एक मूवी शो की तरह थिएटर में बुलाया जाता और फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स की क्लासेस दी जाती। इस प्रोजेक्टर पर चलने वाली पढ़ाई के बावजूद भी बच्चों के मन में कुछ डाउट्स होते थे। अब हालांकि उन्हें क्लियर करे तो कैसे करे, तो यहाँ पर बालू ने अगेन एक और बहुत ही बेहतरीन तरीका निकाला। वो हर हफ्ते संडे को गाँव में एक थिएटरिकल परफॉर्मेंस करता और उसके बाद रात को सीधा भागकर उन बच्चों के पास चला जाता। मगर एक दिन वो पुलिस वाला, जिसने पहले भी बालू को बिना किसी जुर्म के बहुत पीटा था, वो उसे आकर देख लेता है। वीडियो प्रोडक्शन की दुकान वाला उस पुलिस को रोकता है कि प्लीज अंदर मत जाओ, आखिर बच्चे पढ़ाई ही तो कर रहे हैं, तो मैंने मना करके कौन सा तीर उखाड़ लोगे। लेकिन अब तो पुलिस वाले का दिल भी पिघल चुका था, क्योंकि उसने जो गलती पहले करी वो उसे दोहराना नहीं चाहता था, क्योंकि उसने एक मासूम पर अपना हाथ उठाया था। लेकिन फिर भी कैसे तैसे ये बात त्रिपाठी तक पहुंच ही जाती है कि गांव के बच्चे अपने घर वालों से छुप छुप कर थिएटर में जाकर प्रोजेक्टर पर पढ़ाई करते हैं। तो त्रिपाठी बप्पा राव को कॉल करके कहता है कि तूने उस लेक्चरर को बाहर तो निकाल दिया, लेकिन फिर भी वो तेरे गांव के बच्चों को थिएटर के अंदर लेक्चर्स दे रहा है। उन बच्चों में बप्पा राव की बेटी भी शामिल थी और अब बप्पा राव को भी ये बात समझ में आ चुकी थी कि किसी से भी शिक्षा का हक नहीं छीनना चाहिए। उसने जो भी किया एक अच्छी पोजीशन पर आने के लिए किया, मगर बात आज उसकी बेटी की भी थी, इसलिए वो त्रिपाठी का साथ देने से मना कर देता है। और जब नेक्स्ट डे इन बच्चों के फाइनल एमसेट के पेपर्स थे तो त्रिपाठी उन बच्चों की बस को रुकवाने के लिए अपने गुंडे वहां भिजवा देता है, मगर उन्हें रोकने के लिए ऑलरेडी बाल गंगाधर तिलक मौजूद था। जहां पर अगेन इस कहानी का एक और वन ऑफ द आइकॉनिक फाइट सीक्वेंस आता है और सिर्फ एक डंडे के जोर से बालू उन सभी गुंडों को धूल चटा देता है। लेकिन इसी बीच कुछ गुंडे पेट्रोल में रेत भर देते हैं और जैसे ही वो बस आगे जाती है वो वहीं रुक जाती है। एग्जाम का टाइम निकलते जा रहा था, लेकिन तभी वहां पर कुछ किसान अपनी बैलगाड़ी पर आगे जा रहे थे। बालू
बालू उनके सामने हाथ जोड़ता है और कहता है कि अगर आप इन बच्चों की मदद कर देंगे तो इनका भविष्य सुधर जाएगा, जिस पर वो किसान भी एग्री हो जाते हैं और उन सभी बैलगाड़ियों पर ये सभी बच्चे बैठकर अपने एमसेट के पेपर्स देने के लिए निकलते हैं। और फाइनल रिजल्ट में ये पूरे के पूरे 45 बच्चे टॉप क्लास पास होकर इस गांव का नाम रोशन करते हैं। तो ये तीनों बच्चे पूछते हैं कि आखिर आपका क्या नंबर था, जिसमें वो बताते हैं कि उस क्लास में 45 नहीं 46 बच्चे थे और वो 46वां मैं था सत्तू, यानी कि सत्यनारायण मूर्ति। मगर कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई थी। उन बच्चों के फर्स्ट क्लास पास हो जाने की वजह से पूरी मीडिया, अखबार, हर जगह पर सिर्फ यही नाम था कि आखिर ये बच्चे पास आउट हुए तो कहां से। तो त्रिपाठी उस गांव के हर एक बच्चे के पास जाकर उन्हें ऑफर करता है कि मैं तुम्हें अच्छी एजुकेशन दूंगा, बाहर पढ़ाई करने के लिए भेज दूंगा, तुम्हारे पिता का लोन माफ कर दूंगा, बड़ी गाड़ी, बंगला और कार दे दूंगा। बस सिर्फ तुम्हें इतना कहना है कि जहां से तुम पास आउट हुए वो था त्रिपाठी एजुकेशन सिस्टम। सभी बच्चे सोचने पर मजबूर थे कि आखिर करे तो क्या करे। उसी रात बालू आकर त्रिपाठी से मिलता है। त्रिपाठी उसे देखकर हंसने लगता है कि क्या हुआ बच्चे, दम निकल गया? कहा था ना मैंने कि इस खेल में आखिरकार जीत मेरी ही होगी। तो बालू उसे एक लाइन पूछता है कि सर आपने कहा था कि अगर पैसा नहीं तो पढ़ाई नहीं, और अगर अच्छे पैसे दिए तो अच्छी पढ़ाई, मगर आज आपके इस बोर्ड पर जितने भी बच्चों के नाम हैं वो सब मेरे बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ाई के पैसे नहीं दिए। आपने उन्हें पैसे देकर खरीदा, तो बड़ा कौन हुआ, आप या मैं? वहीं हम व्यूअर्स को ये भी पता चलता है कि बालू उन सभी बच्चों से ये बात कहता है कि आज अगर तुम त्रिपाठी की इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हो तो तुम्हें अच्छी एजुकेशन मिलेगी, कहीं अच्छी जगह पोजीशन पर स्टैंड हो जाओगे और यही तुम्हारी कामयाबी की पहली सीढ़ी बनेगी। इसे गवाओ मत, इसे अपनाओ ताकि आगे चलकर अपने ही जैसे बच्चों का भला कर सको। और ऐसा करते करते आज वो 46 बच्चे देश के अलग अलग 46 हाई एजुकेटेड पर्सन बन चुके थे, जो कि आज न जाने किस किस बढ़िया पोस्ट पर थे। कोई कलेक्टर बन चुका था तो कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर बन चुका था तो कोई राइटर। इस कहानी के एंड क्रेडिट्स में हम देख पाते हैं कि एक गरीब बच्चा जो कि रोड पर कचरा बीनने का काम करता था, जब अमीर बच्चों की स्कूल वहां से निकलती है तो वो पेपर उछाल देती है, तो वो गरीब बच्चा उस